नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे विविध प्रश्नमाला 8 की, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। कितने नंबर? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 तक और एग्जाम्पल अपने पीछे वाले पार्टों के अंदर पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इस अपने यूनिट के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि अपने को आकृति बनानी आनी चाहिए। अगर अपने आकृति बना सकते हैं तो अपने जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी के सभी एक ही मेथड के हैं। दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि जब आपके पास एक भुजा और एक कोण दिया गया है, न्यून कोण, तो आप दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। फिर वापिस कोई अन्य भुजा और पूछे तो वो आप किससे ज्ञात कर सकते हो? पाइथागोरस से प्रमेय से। क्यों? क्योंकि जब आपके पास समकोण त्रिभुज है और दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय वहाँ पे लागू कर सकते हैं। और दूसरा अपना क्या तरीका था कि जब एक भुजा एक कोण दिया गया था तो अपनी दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे। लेकिन जब दोनों ही भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए तब आप वहाँ पे उनके संगत जो न्यून कोण है उस न्यून कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। जो अपने विविध प्रश्नमाला के दो क्वेश्चन उसके अंदर अपने आए थे, छाया की लंबाई और ऊंचाई के बारे में। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखो, इसने कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है और उसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन और टावर में से अपने किसको बढ़ा लेंगे? टावर को अधिक ऊंचाई का बनाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन से कहाँ देख रहा है? भवन के उस टावर के शिखर पर देख रहा है। तो भवन नीचा हुआ, टावर अपना अधिक ऊंचाई का है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, तो उन्नयन कोण नाम देगा। और जब अपने ऊपर से नीचे देखा, नीचे की ओर देखेंगे, तब अपने कौन सा कोण नाम देगा? अवनमन कोण। उस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण नाम दिया है। टावर के शिखर पर देख रहा है, क्योंकि भवन से टावर के शिखर पर देख रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए क्या नाम दिया है? उन्नयन कोण। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण मतलब आधार का अवनमन कोण। और किसके आधार का अवनमन कोण है? उस टावर के आधार का अवनमन कोण। अपने क्या दिया कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक बार तो टावर के शिखर पर देख रहा है, तो ऊंचे 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के शिखर पर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन जब भवन के शिखर से और टावर के अपने आधार की ओर देखेगा, आधार बिंदु की ओर देखेगा, पाद बिंदु की ओर देखेगा, उसके नीचे वाले तल बिंदु की ओर देखेगा, तब अपना कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। यही बात इसने कही है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस टावर का जो आधार है उसका अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो अपने आकृति बनाए। आकृति अगर अपनी सही बनेगी तो अपने आसानी से हल कर सकते हैं। देखो तो क्या लिखे, क्या दिया? 7 मीटर ऊंचा भवन दिया है, तो ये लीजिए, एक तो भवन का, अपने भवन के बारे में कहा तो भवन बना दिया। एक अपने साथ में चर्चा कर रखी है किसकी? टावर की। किसकी? टावर की। तो एक अपने क्या बना देंगे? टावर बना देंगे। ये लीजिए टावर। कहाँ स्थित होंगे ये दोनों? क्षैतिज पर स्थित होंगे। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये लीजिए 90 डिग्री पर, क्योंकि भवन बनाए, पेड़ बनाए, दीवार बनाए, सब कितने डिग्री पर बनाते हैं? 90 डिग्री पर। 7 मीटर ऊंचा भवन दिया, एक अपने टावर दिया है। इस भवन का नाम मैंने लिख दिया AB और इस टावर का नाम मैंने लिख दिया CD। तो बताओ भवन की ऊंचाई कितनी? A से लेकर B तक है 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर। A से लेकर B तक भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। और एक अपना दिया टावर, तो मैंने टावर को दिखा दिया CD। फिर क्या कहा कि भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से बनाना है? उन्नयन कोण भवन के शिखर से, यानी B बिंदु से कोण बनाने हैं। क्या क्या, कौन कौन से कोण? एक बार तो भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, फिर दूसरी बार इसी शिखर से, नाम नहीं दिया, देखो एक बार लिखा इसने कि शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है और टावर के पाद का अवनमन कोण है। ठीक है ना? तो टावर के शिखर से उन्नयन कोण किसका? इस भवन के शिखर से उन्नयन कोण किसके? टावर का। और टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, कहां से दिया है? भवन के शिखर से, और इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण है दूसरी बार इसी शिखर से। और किसका कोण? पाद के आधार बिंदु, उसे टावर के पाद बिंदु का कोण, यानी टावर के आधार बिंदु का कोण। तो इस भवन के शिखर से और टावर के आधार बिंदु का कोण बनेगा, वो कौन सा बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। क्योंकि ऊपर से कहाँ की ओर देखेगा? नीचे की ओर देखेगा, इसलिए कौन सा नाम देगा अपने को? अवनमन कोण। आपको ये ध्यान में रखने, कोण बन कहां से रहे हैं? कोण कहां से बना रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी किस बिंदु से बना रहा है? बिंदु B से बना रहा है। और किसके कोण बना रहा है? एक बार तो टावर के शिखर के, यानी D का, और दूसरी बार क्या बनाया? पाद का अवनमन कोण, यानी इस टावर के आधार बिंदु का अवनमन कोण बना रहा है।
अब इस बिंदु बी से डी की तरफ देखें तो आपको पता है यूनियन कोण बनेगा, इसलिए यूनियन कोण नाम दिया है। और इस बी से अपने सी की तरफ देखेंगे तो आपको पता है कि नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कौन सा कोण का नाम देगा, अवनमन कोण। तो कौन सा नाम दिया है, अवनमन कोण। और टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी सीडी बराबर है ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी सीडी बराबर आपको ज्ञात करना है। कैसे करें, देखो आकृति मैंने अभी तक इतनी बनाई है कि भवन बना दिया, टावर बना दिया। भवन की ऊंचाई 7 मीटर। फिर कहा इसने भवन के शिखर से टावर के शिखर का यूनियन कोण, यानी बी को मेरे को किससे मिलाना है, डी से। तो लेकिन यूनियन कोण बनाऊं या अवनमन कोण बनाऊं, अपने कैसे बनते हैं, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में। फिर अपने ये अलग बात है कि यूनियन है तो क्षैतिज से ऊपर मिलेगा आपको, अवनमन है तो क्षैतिज रेखा के नीचे। यानी यहाँ पे कोण बनाने हैं तो मेरे को क्या चाहिए, क्षैतिज रेखा। तब मैंने क्या किया, इस एसी के समांतर एक समांतर रेखा बनाई, कौन सी, बीई। इस एसी के समांतर एक समांतर रेखा बना दी है, क्या, बी। तो अब बताओ यहाँ पे एफ भी 7 मीटर है, तो यहाँ पे सी से लेकर ई भी कितनी है, 7 मीटर। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ पे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 7 मीटर है, तो इन समांतर रेखाओं के बीच में किसी भी स्थान पे आप दूरी का मापन करो, कौन सी दूरी का, लंबवत दूरी का, वो सदैव कितनी रहेगी, यहाँ पे 7 थी तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी, सभी जगह 7 मीटर। तो यहाँ पे अपने सी से लेकर ई तक कितने मीटर मिल गई, 7 मीटर। अब अपने कोण बना दो। कौन से कोण कहा था कि अपने को यूनियन कोण बनाने, अवनमन कोण बनाने, तो मेरे को क्षैतिज के समांतर क्या चाहिए थी, क्षैतिज। और कोण अगर मेरे को ए से बनाना होता, कोण अगर ए से बनाना होता तो मेरे पास क्षैतिज थी, लेकिन कोण कहाँ से बन रहे थे, भवन के शिखर से। तो भवन के शिखर से कोण बनाने हैं, तो जहाँ पे कोण बनाने हैं वहाँ पे अपने क्या होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। क्यों, कोण कहाँ पर बनते हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। इसलिए मैंने बी से क्या बनाई, एक क्षैतिज रेखा बना दी। अब बना दो कोण, इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना दिया, 60 डिग्री। फिर दूसरी बार क्या कह रहा है, और जो आधार का अवनमन कोण है, किसके आधार का अवनमन कोण, टावर के आधार का अवनमन कोण। कहां से, भवन के शिखर से ही टावर के शिखर का अवनमन कोण है, भवन के शिखर से ही क्या है, उसके आधार का अवनमन कोण है। यानी बी से अपने को कहां देखना है, सी की तरफ देखना है, और उसका अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री। बताओ अवनमन कोण कहां दिखाऊं, कहां बनता है अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा तो बीच में बनेगा। तो ये अपनी क्या है, क्षैतिज रेखा, और ये अपनी क्या थी, उसकी दृष्टि रेखा, इसके बीच में बनेगा। लेकिन अपने ये भी ध्यान में रखेंगे कि वह कोण कहां रहना चाहिए, क्षैतिज रेखा से नीचे। तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा है कि नहीं, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में तो है, और साथ में मैं क्षैतिज रेखा से क्या दिखा दिया, नीचे। और कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये तो था अवनमन कोण। इस बिंदु से भवन के शिखर पर देखा, और इस बिंदु से इस बिंदु यानी भवन के शिखर से उसने टावर के शिखर पर देखा, तो यूनियन कोण 60 डिग्री बना दिया। भवन के शिखर से और टावर के आधार की तरफ देखा तो कौन सा कोण बन गया, अवनमन कोण बन गया। समझ में आई बात। भवन के शिखर से टावर के शिखर पर यूनियन कोण है, भवन के शिखर से और टावर के अपने आधार की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन। और कितना दिया है, 45। यहाँ पे बी से मेरे को कोण बनाने थे, तो जहां से अपने को कोण बनाने होते हैं वहां पे क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, क्योंकि कोण सदैव क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनते हैं। इसलिए मैंने क्या बनाई, क्षैतिज के समांतर क्षैतिज बना दी। जो यूनियन था वो क्षैतिज से ऊपर है, जो अवनमन है वो क्षैतिज से नीचे। जहां पर अपने बनाना था उसको अपने मिलाना है, तो डी पर बनाना था, बी को डी से मिलाया, क्षैतिज दृष्टि रेखा बीच में, क्षैतिज से ऊपर तो हो गया यूनियन। फिर बी से सी की तरफ देख रहा था, टावर के आधार की तरफ, तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये मेरी क्षैतिज रेखा थी। तो इनके बीच में और क्षैतिज रेखा के नीचे तो अवनमन कोण। बताओ मैंने सही बनाया है, गलत बनाया है, सही बनाया। फिर चलते हैं अपने आगे। एक बात ये भी ध्यान में रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने नाम आया अवनमन कोण, आया कि नहीं आया। तो जब भी अपने अवनमन कोण आता है तो अपने कहते हैं कि क्षैतिज के समांतर क्षैतिज बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने क्षैतिज के समांतर पहले बना ली थी कि नहीं बना ली थी क्षैतिज। तो आपने कहा कि यूनियन कोण के लिए आप तो कहते हैं कि अवनमन कोण के लिए क्षैतिज के समांतर क्षैतिज बनती है। तो अपने तो क्षैतिज के समांतर क्षैतिज तब बनाते हैं कि जब जिस बिंदु से अपने को कोण बनाने हैं उस बिंदु से क्षैतिज होनी चाहिए। ठीक है। अब चाहे वो यूनियन कोण बनाने हो या फिर अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए तो अपने यही बात कहते हैं कि अवनमन कोण क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में होगा, लेकिन क्षैतिज रेखा से नीचे होगा। तो यहाँ पे अपने को क्षैतिज रेखा बनाई हुई मिल गई पहले ही यूनियन कोण के लिए। और फिर बात रही कि अब क्यों नहीं बनाए, तो अपने तो अब कोण क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में होना चाहिए, तो बीच में है, और साथ में क्षैतिज से नीचे होना चाहिए, तो क्षैतिज के नीचे है। फिर अपने बात करते हैं कि अवनमन कोण को अपने बदलते हैं, और बदलते क्यों हैं कि जब बदलते हैं जब वह यूनियन कोण समकोण त्रिभुज में नहीं मिले
मिले। तो अब अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में है कि नहीं, देखो यहाँ पे कोण 90 था और दोनों लाइनें मेरी क्या थी, समांतर थी, इस AC का समांतर BE बनाई थी, तो ये भी कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी, क्योंकि ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। आयत आप सिद्ध कर सकते हो कि ये दोनों आपकी समांतर थी, ठीक है। इसको आप तिर्यक रेखा लोगे तो ये कोण 90 है, तो ये भी कितना बचेगा, 90, क्योंकि समांतर रेखाओं में अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको लाना चाहो तो ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण C वाला और ऊपर E वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर संगत कोण नियम से ला सकते हो। या फिर आप सीधा ध्यान में रखो कि दीवार है कोई भी है, वो अपना क्या बनाएंगे, लंबवत बनाएंगे, तो कितने डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री पर। समझ में आई बात। तो अब अवनमन को उन्नयन कोण में बदलने की आवश्यकता नहीं, अगर बदलना चाहो तो आप बदल सकते हैं, लेकिन तभी बदलें जब अपना क्या हो, अवनमन कोण और समकोण त्रिभुज में न मिले, तब उसको बदलते हैं। तो अवनमन कोण अपने आप किसके अंदर बदल जाता है, उन्नयन कोण के अंदर बदल जाता है। क्यों, क्योंकि वह कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर 90 के सामने वाली क्या हो गई, कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण है जिसमें दृष्टि रेखा कर्ण होगी, तो नीचे वाली भुजा को क्या कहेंगे, आधार। ये अगर आधार है तो ये भी क्या रहनी है, आधार। और जो शेष बच गई अपनी ये वाली लाइन, ये अपनी क्या हो गई, लंब। समझ में आई बात। दूसरा तरीका, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के वाले सामने वाले लंब, इस न्यून कोण के सामने वाले लंब, और शेष क्या बची अपने, ये लाइन बची थी BE, उसको अपने क्या बोल देंगे, आधार। तो दिया हुआ क्या है आपके पास दिया हुआ है भवन की ऊंचाई यानी AB, और AB के बराबर आपने किसको बताया, CE को, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी थी तो सदैव क्या होगी, बराबर। और क्या दिया हुआ है, अपने इस टावर की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है ही, भवन की ऊंचाई अपने बता दी, और ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या है, CD, क्या है, CD। इस CD को अपने ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई CD अपने को ज्ञात करनी है। तो वही तरीका समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे। तो कितने समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, वैसे तो 1 2 ये 3 समकोण त्रिभुज अपने को दिखाई दे रहे हैं, तीनों थोड़ी लेंगे, वही लेंगे जिसके अंदर अपना क्या हो, उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण। तो पहले मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, कौन सा, समकोण त्रिभुज। पहले मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ BEC, ये समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। तो क्या लिखा आपने, क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज BCE में, समकोण त्रिभुज BCE में, इस समकोण त्रिभुज में बताओ आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, बताओ क्या ज्ञात करना है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये CE तो क्या हो गया, लंब था ये वाली लाइन, तो लंब आपको दिया हुआ है 7 मीटर, ज्ञात करना है क्या, कर्ण नहीं दिया हुआ, नहीं ज्ञात करना, तो इसको अपने नहीं रखेंगे, तो किसको रखेंगे साथ में, आधार को। तो मैं क्या ज्ञात करना ले लेता हूं इसके अंदर, आधार। आधार ज्ञात करना ले लिया, और दिया हुआ क्या है आपको इसके अंदर, इस त्रिभुज में, इस BEC के अंदर CE आपके पास है लंब, कर्ण अपना नहीं दिया हुआ, नहीं ज्ञात करना, तो इसको छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे साथ में। तो किसको साथ में रख लिया, BE को, यानी लंब और आधार को साथ में रख लेंगे। लंब बटा आधार भी आप लिख सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक सवाल को अपने एक ही तरीके से चल रहे हैं कि जो ज्ञात करना है उसको मैं कहाँ रख रहा हूँ, ऊपर रख रहा हूँ। तो आधार मैंने ज्ञात करना ले लिया, लंब आपको दिया हुआ है, तो आधार बटा लंब क्या, कोण थीटा। और जब आपको कर्ण नहीं दिया हुआ है, नहीं ज्ञात करना है, तब अपने किसके साथ रहेंगे, सदैव लंब और आधार के साथ। चाहे लंब और आधार अपने दोनों दिए हों, या फिर उनमें से एक दिया हो, या फिर दोनों ही नहीं दिए गए हों। आधार बाई लंब हो गया अपना क्या, अपने देखा लाल बट्टा कक्का में आधार बाई लंब मिलता है आपको, 4 नंबर बॉक्स, वहां पे आप लाल बट्टे कक्का लिखोगे ऐसा। तो कौन से बॉक्स में मिल रहा है, देखो ये पहला बॉक्स, ये पहला हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया A/K, तीसरा हो गया L/A, चौथा क्या हुआ A/L, पांचवा हो गया K/A, छठा हो गया अपना K/L। तो चौथा बॉक्स मिलता है अपना आधार बट्टा लंब। चौथा बॉक्स है तो फिर अपने त्रिकोणमितीय अनुपात भी कौन सा लेंगे, चौथा लेंगे। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण थीटा। आधार क्या है इस त्रिभुज BCE में, इस त्रिभुज BCE में आधार है BE, क्या BE। लंब क्या है EC बराबर कोण थीटा। थीटा की जगह कितना 45, कारण लिख दोगे क्योंकि थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। आधार आपका BE ज्ञात करना है क्योंकि आपके पास है नहीं आधार, और EC आपको दे रखा है। वैसे तो आपको इसकी ज्ञात करनी थी इस टावर की ऊंचाई, तो CE लंब से संबंधित है, लंब ज्ञात करना था, लंब तो आपको दे ही रखा था, क्या ज्ञात करोगे क्योंकि CE तो आपको दे रखा है, पूरा CD आपको ज्ञात करना है। तो CD ज्ञात करना है, CD समकोण त्रिभुज में आता ही नहीं है, क्या आता है CE आता है लंब के रूप में, तो CE आता है, CE आपको दे रखा है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि कर्ण नहीं दिया हुआ है, नहीं ज्ञात करना है, तो आप किसके साथ रहो, सदैव लंब और आधार के साथ। चाहे दोनों में एक दिया हो, चाहे दोनों नहीं दिए हो, चाहे दोनों ही दिए हुए हों। तो BE बट्टा इसी आपको 7 बराबर कोण 45 की वैल्यू कितनी 1, कहाँ से रखी, कोणों के मान की सारणी से लिख दिया कि कोण 45 की वैल्यू बराबर होती है 1। और फिर आप क्या करवा दोगे, वज्र गुणा या फिर तिर्यक गुणा या फिर तिरछा गुणा। तो आपका कितना बना BE बराबर 7 गुणा 1 यानी 7 मीटर। समीकरण नंबर है
1। कौन सी समीकरण आ गई? समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अपने दूसरे समकोण त्रिभुज में। क्या लिखोगे? वह क्योंकि समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा है आपकी बार? दूसरा समकोण त्रिभुज बताओ। दूसरा समकोण वो समकोण त्रिभुज लेना है जिसके अंदर अपना क्या हो? उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण। तो दूसरा कौन सा? बी डी ई। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा? बी डी ई। तो समकोण त्रिभुज कौन सा? बी डी ई में। इस समकोण त्रिभुज बी डी ई में बताओ आपको क्या ज्ञात करना है? इस समकोण त्रिभुज बी डी में कर्ण तो ज्ञात नहीं करना, तो किसके साथ रहेंगे? लंब और आधार के साथ। तो देखें तो इस समकोण त्रिभुज बी डी ई में बी तो आपके पास है, अभी ज्ञात किया था कितना? 7। डी ई है क्या आपके पास? नहीं है। डी ई का मान आपके पास है नहीं है। तो क्या ज्ञात करना ले लिया? लंब ज्ञात करना ले लिया। दिया हुआ क्या माना? आधार। लंब बाई आधार, या फिर क्या लिख लो? आधार बाई लंब। कोई गलत नहीं होगा। मैं एक ही तरीके से चल रहा हूं, जो दिया हुआ है उसको नीचे ज्ञात करना है, उसको ऊपर। आपको जब कर्ण नहीं दिया गया हो, उससे संबंधित मान नहीं ज्ञात करना हो, तो आप किसके साथ रहें? लंब और आधार के साथ। लंब बाई आधार लिख दें या फिर आधार बाई लंब, उसके अनुसार ही अपने क्या आ जाएगा? त्रिकोणमिति अनुपात। लंब बाई आधार किस त्रिकोणमिति अनुपात का मान होता है? tan का। तो tan थीटा। लंब कहां से कहां तक है? किस त्रिभुज में? इस बी डी ई त्रिभुज में। लंब है आपका क्या? डी ई। आधार क्या है आपका? बी ई। इस त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में लंब है आपका क्या? लंब है आपका डी से ई, आधार है आपका बी से ई। तो लंब बाई आधार और बराबर क्या लिख दिया? tan थीटा। थीटा की जगह वैल्यू कितनी दी है? 60। तो tan 60 का मान आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है? tan 60 की वैल्यू कितनी? tan 60 की वैल्यू कितनी बताओ? tan 60 की वैल्यू आएगी कितनी? √3। तो कारण में लिखो क्योंकि tan 60 बराबर कितना? √3। तो बन गया। डी ई आपके पास है नहीं। बी ई का मान देखो, बी ई का मान समीकरण 1 से अभी रख दें या फिर बाद में रख देना। तो बी ई की जगह बी ई और बराबर कितना? tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो कारण लिखोगे क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है? √3 है। और इस बी ई की जगह आप कितना लिख सकते हो? 7। कितना लिख सकते हैं? 7। क्यों? कहां से लिखा? समीकरण नंबर 1 से। कहां से लिख दिया? इस समीकरण नंबर 2 में। और मैंने समीकरण 1 से मान रख दिया कि बी मेरे को ज्ञात तो करना है नहीं, तो बी की जगह मैंने समीकरण 1 से मान लिख दिया कितना? 7। भाग के अंदर 1 माना, फिर क्या करवाया? वज्र गुणा। तो डी ई को 1 से गुणा करवाया, डी ई, और 7 को √3 से गुणा करवाया, तो कितना आ गया? √3। कितना बन गया? 7√3। 7 को √3 से गुणा करवाया तो कितना आ गया? 7 × √3। मान किस में है? दूरी का मीटर में। हो गया काम। अब देखो आपको डी ज्ञात करना है क्या? मेरे को तो ज्ञात करना था टावर की ऊंचाई। किसका मान ज्ञात करना था? टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। तो मैंने लिखा क्योंकि मेरे को डी ई का मान नहीं चाहिए, डी का मान आ गया ये, तो मेरे को चाहिए टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की ऊंचाई है सी से लेकर डी तक, यानी आपको सी डी ज्ञात करना है। और सी डी कब बनता है? ये सी से लेकर डी मान। ये सी से लेकर डी मान कब आता है? जब आप सी ई के अंदर, किसके अंदर है? इस सी ई के अंदर आप क्या जोड़ दें? ई डी जोड़ दें। क्या? सी ई के अंदर क्या जोड़ दें? ई डी। देखो ई कॉमन है, इसको हटाओ, क्या बचा? सी डी। इस सी डी का मान ज्ञात करना है। ये कब आता है? जब सी ई के अंदर क्या जोड़ दें? ई डी जोड़ दें। तो सी ई की वैल्यू कितनी आई बताओ? सी ई की वैल्यू अपने पास कितनी थी? इस भवन की ऊंचाई के बराबर थी, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर थी ये, तो उनके बीच की लंब दूरी बराबर थी। तो एफ बी बराबर क्या था? सी ई था कि नहीं था? तो सी का मान 7 प्लस ई डी का मान कितना? 7√3। बताओ 7 और 7√3 जुड़ सकते हैं क्या सीधे अपने? 14√3 हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सहजातीय नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7√3 है। अगर इसके साथ √3 होता तो ये जुड़ जाता, चाहे अपने 4√3 हो, चाहे 2√3 हो, चाहे 3√3 हो। साथ में 7 होने की जरूरत नहीं है। ये 7√3 है, तो यहाँ पे अगर 5√3 होता तो नहीं जुड़ता क्या? जुड़ जाता। कितना हो जाता? 12√3। तो फिर अपने कैसे जोड़ें इसको? यहाँ पे कितने पद हैं? 2 पद हैं। दोनों के अंदर अपने 7 क्या ले लें? कॉमन ले लें। तो यहाँ से 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। न्यूनतम मान को कॉमन लिया जाता है उभयनिष्ठ मैस की तरह, HCF की तरह। तो 7 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 7 तो मैंने बाहर ही निकाल लिया, तो 0 बचा क्या? नहीं। कितना बचेगा? 1। क्यों? क्योंकि इस जो संख्या है उस संख्या के अंदर जो अपना कॉमन लिया है उभयनिष्ठ, उसका भाग दिया जाता है। तो संख्या 7 में कॉमन 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। प्लस 7 मैंने बाहर निकाल ही लिया, कितना बचा? √3। तो कितना हो गया? 7 और गुणा में कितना? 1 की जगह 1 लिखोगे आप, प्लस √3 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 1.732। तो 1 + 1.732 कितने होंगे? 2.732, यानी गुणा में आ गए 2.732। अब इसको गुणा करवा दो आप, तो 7 को 2 से गुणा करवाओगे तो कितना?
14 बचेगा कितना आपके पास 1, 7 को 3 से गुणा करवाए 21, 1 अपने पास बचा हुआ तो कितना हो गया 22। अब कितने बचे 2, 7 को 7 से करवाए तो कितने 49 यानी 49, और अपने पास कितने बचे हुए थे 2 बचे हुए थे तो 49 और 2 हो गए अपने 51। 51 के लिए कितने बच गए 5, और 7 को 2 से गुणा करा दूं 14 और 5 कितने हो गए 19। कितने बाद दशमलव 1 2 3 तो 1 2 3। ये लीजिए मान किस में मीटर में, किसका मान आया सीडी का मान आया। किसका मान आ गया सीडी का। तो क्या लिखोगे, क्या ज्ञात करना था सीडी तो ज्ञात करना था टावर की ऊंचाई, तो क्या लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 19.124 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी आई 19.124 मीटर। अपने दो समकोण त्रिभुज हैं, कौन से दो समकोण त्रिभुज लोगे जिसके अंदर ऊनियन कोण या अवनमन कोण है। जब अवनमन कोण समकोण में नहीं मिले तब अपने उस अवनमन कोण को आप किस में बदलोगे ऊनियन कोण के अंदर। तो दो समकोण त्रिभुज थे अपने पास CEB, एक था आपके पास कौन सा EDB या फिर BDE। तो उनके अंदर अपने क्या किया कि जो मान ज्ञात करना है अपने कि कर्ण नहीं ज्ञात करना हो तो आप किसके साथ रहो कि कर्ण नहीं ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है तो सदैव किसके साथ रहेंगे लंब और आधार के साथ। ठीक है, तो लंब और आधार के साथ रहे। अपने आधार मैंने ज्ञात करना ले लिया, लंब दिया हुआ था कहीं पे मेरे को आधार दिया हुआ था और लंब ज्ञात करना था। आपको यही ध्यान में रखना है कि जब कर्ण नहीं दिया हो नहीं ज्ञात करना हो तो आप किसके साथ रहेंगे लंब और आधार के साथ, या फिर आधार बटे लंब या फिर लंब बटे आधार। उससे त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, कोण का मान रखोगे, फिर अपना एक समीकरण आएगी। उसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर काम करेंगे, दूसरी अपनी समीकरण आएगी। उस समीकरण के अंदर आपको समीकरण 1 से मान रखना है, किसकी जगह समीकरण 2 में किसकी जगह रखोगे जिसका मान आपको ज्ञात करना है वो तो आपको रखना है, जो नहीं ज्ञात करना उसकी जगह समीकरण 1 से मान रख दोगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर। कहीं पर अपना एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है तो अपना 1 नंबर समीकरण से आपको क्या मिल जाएगा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 10 नंबर दे रखा है, क्या दिया है 10 नंबर दिया है कि पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से एक पर्वत है और उस पर्वत के पूर्व की ओर, अब पूर्व की ओर मतलब अपने क्या है एक ही तरफ लेना है। अपने कह देता कि पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, जैसे भी अपना कुछ देता, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने दे रखा है पर्वत या पेड़ खंबा कुछ भी उसके एक तरफ अपने को लेना है। तो पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर यानी पर्वत का जो शिखर है उसके एक ही तरफ स्थित दो बिंदुओं से, उसके एक ही तरफ है ना दो बिंदु स्थित लेने हैं आपको। स्थित बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण और उस पर्वत के जो शिखर हैं उसके अवनमन कोण आपको बनाने हैं कितने कितने 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, जो आपको दो बिंदु दिए हैं उनके बीच की दूरी आपको दिखानी है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और पर्वत की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए, फिर पर्वत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखो आकृति बनाए हैं अपने, आकृति बनाए तो इसने कहा एक पर्वत है, तो ये लीजिए पर्वत दिया तो पर्वत थोड़ी बनाएंगे ऐसे, तो फिर अपने क्या किया पर्वत की सीधी ऊंचाई का मापन करेंगे। पर्वत की क्या करेंगे ऊंचाई का मापन करेंगे, क्योंकि अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, न कि उसकी पर्वत की अपना चित्र बना के दिखाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर पर्वत की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, तो मैंने क्या किया कि भूमि के क्षैतिज भाग से और पर्वत की ऊंचाई का मापन किया। कितने डिग्री पर करूंगा 90 डिग्री पर। तो मैंने मान लिया कि पर्वत की ऊंचाई ये है, इतना ऊंचा है अपना पर्वत। ठीक है, और पर्वत का अपने ऊंचाई का मापन करेंगे तो कहां से करेंगे क्षैतिज से। तो मैंने पर्वत की ऊंचाई का जो अपना आधार बिंदु था वो दे दिया ए, शिखर बिंदु बी कितने डिग्री पर करेंगे मापन 90 डिग्री पर। फिर इसने कहा कि पर्वत कह दिया, ठीक है पर्वत मैंने बना दिया, ऊंचाई ज्ञात करनी तो मैंने पर्वत की ऊंचाई बनाई है, नहीं कि पर्वत की आकृति। फिर कहा कि उसके एक ही ओर यानी पूर्व की ओर, मतलब आपको एक ही ओर लेना है, चाहे पूर्व की ओर कहे चाहे पश्चिम की ओर कहे। तो पूर्व की ओर देखें तो पूर्व दिशा को अपने सदैव कहाँ बनाते हैं बाईं तरफ भी बनाते हैं, और अपने दाईं तरफ पश्चिम और नीचे की ओर दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर। तो वैसे भी मैंने किधर लिया है इसकी पूर्व दिशा की ओर लिया है, चाहे पूर्व की ओर कहे चाहे अपने कहाँ कहे उत्तर पश्चिम की ओर कुछ भी। तो अपने क्या कहना है वहाँ पे क्या करना है, अपने को जो बिंदु दिए हैं वो एक ही तरफ लेने हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही तरफ बिंदु लूंगा, कैसे कि शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से कितने बिंदु लेने हैं 2 बिंदु। तो मैंने 2 बिंदु ले लिया, एक तो C, एक बिंदु ले लिया मैंने D। ठीक है, 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, शिखर के अवनमन कोण मतलब इन बिंदुओं से और शिखर पर्वत का जो शिखर है उसके अवनमन कोण बनाना है। तो अवनमन कोण बनाना है तो अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है, और दृष्टि रेखा के क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा है बीच में, लेकिन क्षैतिज रेखा के नीचे। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा है नीचे, यहाँ पे बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, कुछ है ही नहीं नीचे। तो फिर अपने बनाना कहाँ था, बी पर बनाना था, इसलिए क्या करना पड़ेगा इस क्षैतिज एडी के समांतर अपने क्या करना पड़ेगा, एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। उसका नाम मैंने लिख दिया BX, क्योंकि कौन से कोण बनाने थे, अवनमन कोण। जहाँ पे अपने को कोण बनाने हैं वहां से अपने क्या होने चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। तो अवनमन कोण कहाँ पर बनेंगे, अवनमन कोण के लिए अपने क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि इन बिंदुओं, इस बिंदु से अपने डी और सी पर देख रहा है। अवनमन का कोण का मतलब है ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी बी से डी पर देख रहा है, बी से सी पर देख रहा है। तो कोण कहां से बनेंगे? बी से, तो वहां पे अपनी क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। ठीक है, अगर सी डी से यूनियन कोण बनाता ना मैं, तो सी डी से बी पर देख रहा था, तो सी और डी से क्षैतिज रेखा होनी चाहिए थी, तो है कि नहीं। लेकिन अब अवनमन कोण चाहिए तो आपको ध्यान रखना है क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा, यहाँ तो बन नहीं सकता नीचे, क्योंकि कुछ है ही नहीं नीचे अपने मान। तो फिर क्या करेंगे? क्षैतिज के समांतर क्षैतिज रेखा बनाएंगे, बना दी। और अवनमन कोण बनाने किसके? इन दोनों बिंदुओं से। किससे? इन दोनों बिंदुओं से अवनमन कोण बनाने। कितने कितने? 30 और 45। तो इस बिंदु से मैंने क्या किया? डी को मिलाया, बी को मैंने किससे मिलाया? सी से। अब मेरे को बताओ कि यह कोण एक्स बी डी, ये इतना कोण कितने डिग्री का है? 30 वाला है या फिर 45 वाला? देखो कम खुला है, कम खुला है मतलब कितने का है? 30 डिग्री। और एक अपने पास कोण है कौन सा? यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये अपनी क्षैतिज रेखा और कहां देख रहा था? सी पर। तो क्षैतिज रेखा एक्स बी और दृष्टि रेखा हो गई एक्स सी, क्षैतिज रेखा होगी एक्स बी, दृष्टि रेखा बनी बी सी। कोण कहां बनता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। अवनमन है तो देखो क्षैतिज रेखा के नीचे है कि नहीं? क्षैतिज रेखा के नीचे है। ठीक है, तो अब ये कोण है वो कितने का बनेगा? 30 का या फिर 45 का? क्योंकि अधिक खुला है तो ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। हो गया काम अपना। फिर कह रहा है कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। डी और सी, दो बिंदु कौन से लिए थे अपने? सी और डी लिए थे। उनके बीच की दूरी यानी डी से लेकर कहां तक है? सी तक। डी से लेकर कहां तक है? सी तक। उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, तो मैंने कितनी लिख दी? 1 किलोमीटर लिख दी। समझ में आई बात? अब देखो अपने को अवनमन कोण दिए, तो अवनमन कोण बनाने हैं तो अपने बना देते हैं कि क्षैतिज रेखा के नीचे बनेंगे और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में होनी चाहिए। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा BC इनके बीच में तो हैं और क्षैतिज रेखा के नीचे भी हैं, लेकिन अपने ये ध्यान में रखते हैं कि अपने आगे समकोण त्रिभुज लेंगे। अवनमन कोण बनाने है तो यूनियन बनाना है क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में, और अवनमन बनाना है तो भी क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में। लेकिन यूनियन है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर अपने को दिखाना है, अवनमन है तो क्षैतिज रेखा के नीचे। दिखाया तो अपने सही है, लेकिन फिर अपने सोचा कि अपने समकोण त्रिभुज आगे काम में लेंगे, क्योंकि अपने पास 2 अवनमन कोण दिए हैं, तो समकोण त्रिभुज भी अपने पास कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। लेकिन कौन से लेने हैं? जिनके अंदर अपने क्या होने चाहिए? यूनियन कोण या फिर अवनमन। तो ये दोनों यूनियन कोण या अवनमन कोण किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इन अवनमन कोणों को किसके अंदर बदलना पड़ेगा? यूनियन कोणों के अंदर बदलना पड़ेगा। अपने तो बदल रहे हैं, अपने आप यूनियन कोण के अंदर आ जाएगा। क्यों? कि जब अवनमन कोण को अपने बदलेंगे समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से, तो जो कोण आएंगे वो क्षैतिज रेखा से ऊपर आएंगे, और क्षैतिज रेखा से ऊपर आते ही अपने क्या बोल देंगे कि क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में है और क्षैतिज रेखा के ऊपर है, मतलब कौन सा कोण है? यूनियन कोण हो जाएगा। तो अपने बदले तो क्या कारण लिखोगे कि क्योंकि आपने BX को समांतर बनाया था किसके? AD के, इसलिए किस नियम से? दोनों समांतर हैं, इसलिए एकांतर कोण नियम से, एकांतर कोण नियम से। बताओ कौन कौन सा कोण? कोण ये एंगल का चिन्ह कोण X, जिस कोण का नाम लिखना है वो बीच में, तो B वाले का नाम लिख रहा हूं, तो XBD। ये कोण तो किसके बराबर हो गया? XBD। ये कोण देखो XBD, कोण XB और कौन सा? D। ये कोण किसके बराबर? ये दोनों रेखाएं अपनी समांतर थी, इसको मैंने तिर्यक लिया, तो ये जड़ जैसी आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? जब भी एकांतर कोण है तो वहां पे कौन सी आकृति मिलेगी? आपको जड़ जैसी आकृति मिलेगी, और उनके अंदर जो बीच में कोण है जड़ के, वो दोनों क्या मिलेंगे? बराबर। तो ये 30 डिग्री वाला यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कोण XBD बराबर कौन हो गया? कोण कौन सा कोण? कोण कोण B, ये कोण 30 वाला इसके बराबर हो गया, मतलब कोण XBD बराबर है कोण BDA, बराबर है कोण BDA, और बराबर कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। वह बताओ दूसरी बार कौन सा? दूसरा देखो अपने अब की बार ले लें कि अपने समांतर क्या थी? XB समांतर थी, तिर्यक रेखा आपने क्या ले ली? BC। XB समांतर थी SC और तिर्यक रेखा आपने क्या ले ली? BC। तो ये देखो एक कौन सी आकृति बन रही है? जड़ जैसी आकृति बनी कि नहीं बनी? तो ये कोण अपना पूरा 45 का कौन सा? XBC। कोण XBC बराबर XBC बराबर कोण मिलेगा आपको BCA। ये कोण, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर थी और ये कौन सी आकृति बन रही है? जड़ जैसी। जड़ के अंदर जो 2 कोण आए हुए हैं वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो XBC बराबर है कोण BCA, और बराबर कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री। ये लीजिए 45 डिग्री। अब देखो अवनमन को मैंने जैसे ही बदला तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा बीच में है, लेकिन क्षैतिज से क्या है? ऊपर। तो अवनमन कोण अपने आप ही किसके अंदर बदल गए? यूनियन कोण के अंदर। कब बदलना है अवनमन कोण को? जब आपको अवनमन कोण
जब अपने अवनमन कोण बना दें और अवनमन कोण अपने समकोण त्रिभुज के अंदर न मिले तब अपने क्या करते हैं उन अवनमन कोण को बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि अपने तो वो कोण समकोण त्रिभुज के अंदर चाहिए, तो समकोण त्रिभुज के अंदर चाहिए, इसके लिए अपने समांतर रेखा के एकांतर कोण के नियम से बदल देते हैं, तो वो किसके अंदर प्राप्त हो जाते हैं? समकोण त्रिभुज में। और कौन से कोणों के रूप में? यूनियन कोणों के अंदर। समझ में आई बात? अपने समकोण त्रिभुज चाहिए कौन से? जिसके अंदर यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण हो। अवनमन कोण, यूनियन कोण तो समकोण में मिलेगा ही मिलेगा आपको। यदि आपको अवनमन कोण बनाया और समकोण के अंदर नहीं मिला तो आप उसको एकांतर कोण के नियम से बदल लो। ठीक है, तो मैंने बदल दिया। यहाँ पे आकृति मेरी पूरी हो गई। 90 के सामने वाली क्या रहनी है? कौन सी भुजा रहनी है? कर्ण रहनी है। फिर ये जो न्यून कोण है इनके सामने वाली भुजा लंब या फिर कर्ण और नीचे वाली भुजा के बीच में कोण था। ठीक है, तो कर्ण और नीचे वाली भुजा के बीच में कोण था, तो एक को कर्ण नाम दे दिया, दूसरी को आप क्या दोगे? आधार। तीसरी बच गई वो लंब। 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, शेष बची वो आधार। या 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण और नीचे वाली भुजा के बीच में कोण है, तो एक तो कर्ण थी तो उस भुजा को दूसरी को क्या नाम दे देंगे? आधार। तीसरी बचेगी वो लंब। दो तरीके से नाम आपको बता दिए। अब चलो आगे। दिया हुआ आपको क्या है? आपको दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी सिड्डी आपको दिया हुआ है कितना? 1 किलोमीटर लिख दिया। ज्ञात और कुछ है? कोण दिया है वो आगे कारण में लिखे। ज्ञात करनी है पर्वत की ऊंचाई। पर्वत की ऊंचाई है AB, ये लिखा पर्वत की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है AB बराबर, ये लीजिए, हो गया काम। अपने जो भी दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया, ज्ञात करना है वो लिख दिया, आकृति मैंने बना दी। अवनमन कोण समकोण के अंदर नहीं मिले तो मेरे को तो समकोण त्रिभुज वो चाहिए जिनके अंदर यूनियन कोण या अवनमन कोण हो, तो वो चाहिए। तो अपने अवनमन कोण उसके अंदर मिले नहीं मिले तो उसको मैंने बदल दिया, हो गया काम। अब अपने पास कितने समकोण त्रिभुज हैं? क्योंकि दो अवनमन कोण दिए थे, दो अवनमन कोण दे दे या एक यूनियन एक अवनमन दे दे या फिर दोनों यूनियन कोण दे दे। कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे? दो। एक अवनमन है तो एक समकोण त्रिभुज, एक यूनियन है तो एक समकोण त्रिभुज। तो अपने दो समकोण त्रिभुज मिलेंगे तो पहला समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, तो क्या लिखोगे? क्योंकि समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में। बताओ समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या ज्ञात करना है? कर्ण तो ज्ञात करना है नहीं, तो किसके साथ रहोगे? लंब और आधार के साथ। नए कर्ण दिया हुआ, नए कर्ण ज्ञात करना तो किसके साथ रहना है? लंब और आधार के साथ रहना है। लेकिन इनमें से लंब और आधार में से मेरे को वास्तव में किसको ज्ञात करना है? AB को ज्ञात करना है, पर्वत की ऊंचाई को। मतलब AB इस आकृति के अंदर क्या लिख रखा है? इसने लंब लिख रखा है। तो आप लंब और आधार के साथ रहोगे, चाहे लंब बटा आधार लिख देना या फिर आधार बटा लंब। कब है? जब आपके पास न तो कर्ण दिया गया है, न कर्ण से संबंधित अपने को मान ज्ञात करना है, तब आप किसके साथ रहोगे? लंब और आधार के साथ। इन दोनों में से मेरे को लंब ज्ञात करना था, दिया हुआ मैंने मान लिया आधार, और बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है? tan थीटा का। लंब कहां से कहां तक है इस त्रिभुज ABC में? A से B तक। आधार कहां से कहां तक है इस त्रिभुज ABC में? A से C तक, बराबर tan थीटा। थीटा की जगह कितनी वैल्यू दी है? 45। कारण लिखोगे क्योंकि थीटा बराबर 45 दिया है, इसलिए लिखा है थीटा की जगह 45। तो AB ज्ञात करना। AC आपको दिया हुआ नहीं है तो आप इसको कितना मान सकते हैं? X मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? C से लेकर किससे? इस C से लेकर आप A तक कितना मान सकते हो? X मीटर मान सकते हो। ये लीजिए, A से लेकर C तक मैंने कितना मान लिया? X मीटर। तो AC कुछ भी नहीं दिया हुआ था, मैंने उसको दिया हुआ मान लिया और कितना माना? X बराबर tan 45 की वैल्यू एक। आप इसको आधार बाई लंब भी लिख सकते हो। आधार बाई लंब आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधार बट्टे लंब। किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है? कोट का, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा। tan 45 की वैल्यू कितनी? 1। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1। और अपने क्या करेंगे? भाग में 1 लिखकर इनका वज्र गुणा करवा देंगे। तो वज्र गुणा करवाओ। AB को मैंने 1 से गुणा करवाया तो AB, X को मैंने 1 से गुणा करवाया तो X मान किस में है? दूरी का मीटर में। समीकरण नंबर 1, हो गया काम। अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा? दूसरा समकोण त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज लेना है जिसके अंदर अपने यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण हो। तो कौन सा मिला? ABD। समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको आना है ABD में। तो आप दूसरी बार क्या लिखोगे? क्योंकि आप दूसरी बार लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर? ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में। इस समकोण त्रिभुज ABD में बताओ कर्ण ज्ञात करना है क्या आपको? उसका वैल्यू अपने दी हुई है क्या? नहीं। तो किसके साथ रहना है? लंब और
आधार के साथ, तो उसमें से आपको लंब ए बी, देखो ए बी तो ज्ञात ही करना है, लंब ज्ञात करना है, और ए डी में देखो आपको कुछ न कुछ तो दिया हुआ है ना, तो लंब ज्ञात करना है, दिया हुआ आप क्या मान लो आधार। ऐसा भी आपको पता नहीं चले कि मैं ऊपर किसको लिखूं नीचे किसके लिखूं, तो कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कर्ण ज्ञात करना है या फिर दिया हुआ है तब तो आपको कर्ण के साथ रहना है। एक भुजा आप उसको लो जो आपको, जैसे आपको कर्ण दिया हुआ है तो आप कर्ण को लोगे एक, तो ठीक है, एक कर्ण फिक्स हो गया। अगर कर्ण दी हुई है तो एक तो कर्ण फिक्स है, फिर दूसरा आप क्या रखोगे, जो भुजा आपको ज्ञात करनी है। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण फिक्स हो गया एक, और दूसरी कौन सी लोगे, जो आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण नहीं दी हुई नहीं ज्ञात करनी, तो अपने आप ही कौन सी दो भुजा शेष रह गई, लंब और आधार। उनमें से भी मैंने देखा लंब ज्ञात करनी है और आधार दी हुई, आपको नहीं पता चले तो आप चाहे लंब बटा आधार लिख देना चाहिए, आधार बटा लंब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अब जितने आंसर आएंगे तभी भी उतने ही आंसर आपको मिलेंगे। तो मैंने लिख दिया कि इसके अंदर क्या ज्ञात कर रहा हूँ, लंब ज्ञात कर रहा हूँ, दिया हुआ क्या है आधार। लंब ये आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए होता है, tan के लिए, तो लिख दिया tan थीटा। और थीटा इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस ए बी सी नहीं, अब की बार समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी समकोण त्रिभुज है, और उसके अंदर आपको कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो इस थीटा की जगह कितना लिखोगे, 30, कारण लिख दोगे क्योंकि थीटा की जगह मैंने कितना लिखा है, 30। लंब कहां से कहां तक है इस समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब कहां से कहां तक है, ए से बी। आधार कहां से कहां तक इस समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए से डी, बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कारण लिख दोगे क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3। फिर अपने क्या लिखेंगे, फिर अपने लिखा कि tan 30 की वैल्यू अपने पास आ गई 1/√3 आ गई, कितनी 1/√3। तो अपना बना कितना मान था, ए बी बटा ए डी। देखो ए से डी, ए से डी, ये ए से डी मान कब आता है, जब आप एस सी के अंदर, किसके अंदर, जब आप इस ए से सी के अंदर किसका मान जोड़ दे, सी से डी का मान। तो ए बी का मैंने ए बी लिख दिया, ज्ञात करना है। और ए डी की जगह मैंने क्या लिखा कि ए डी मान कब आता है, जब मैं ए से सी के अंदर, ए से सी के अंदर क्या जोड़ दूं, सी से डी जोड़ दूं, सी से डी। देखो इस एडी का मान कब आता है, जब ए से सी मान के अंदर क्या मान जोड़ दें, सी से डी तक का मान जोड़ दें। सी कॉमन है, निकाल के देखो क्या बचा, एडी, सही नाम लिखाया आपने। तो एडी कब आता है, जब आप ए से सी के अंदर क्या जोड़ दें, सी से डी जोड़ दें। हो गया काम। ए बी का ए बी लिख दिया आपने, लंब ज्ञात करना था, बराबर कितना है 1/√3। इसका आप अपने क्या करवा देंगे, वज्र गुणा, कारण लिख दोगे वज्र गुणा करवाने पर। ए बी को √3 से गुणा करवाया तो आया ए बी गुणा √3। एस सी प्लस सी डी को 1 से गुणा करवाया तो एस सी प्लस सी डी। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 आते ही अपने देखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखते हैं, और कैसे, जिसका मान ज्ञात करना है उसको रखो, जिसका मान ज्ञात नहीं करना तो उसको हटा दो। देखो ए बी मेरे को ज्ञात करना है कि नहीं करना, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ए बी तो रखना है। और फिर एस सी आपके पास है क्या, बताओ। एस सी को आपने क्या लिख रखा है, एक्स लिख रखा है। कितना लिख रखा है, एक्स, तो ये लीजिए एक्स। एस सी को आपने एक्स लिख रखा है, एक्स लिख दिया। सिड्डी कितना है अपना, सिड्डी दिया हुआ था 1 किलोमीटर, तो ये लिए कितना लिख दिया, 1 किलोमीटर। हो गया काम। सिड्डी अपना कितना दे रखा था, 1 किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया। अब इसके अंदर मेरे को समीकरण 2 में 1 से मान रख रहा हूं, तो ए बी मेरे को ज्ञात करना है और एक्स मेरे को ज्ञात नहीं करना है। तो नहीं करना है उसको अपने क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, उसकी वैल्यू रखकर। तो x नहीं ज्ञात करना तो x की समीकरण 1 से मान रख देंगे। x की जगह आप कितना लिख सकते हो, ए बी। तो ए बी √3 बराबर कितना, ए बी और प्लस कितना 1, प्लस कितना 1, तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा बताओ। इस प्लस ए बी को अपने इधर ले आए, क्या हो जाएगा माइनस ए बी। क्या बना, ए बी √3 और माइनस क्या हो गया, ए बी बराबर कितना 1 किलोमीटर है। ध्यान में रखना 1 क्या था, किलोमीटर न कि मीटर। अब इन दोनों के अंदर से आपका ए बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ए बी। आप इसके नीचे लिखेंगे, दोनों के अंदर से आपको बराबर में कितना मिला, देखो बराबर के अंदर मिला आपको 2 पद मिल गए आपको, ए बी √3 और ए बी। इनके अंदर से कॉमन आ रहा है ए बी, तो कॉमन निकाल लिया ए बी। ए बी कॉमन निकाला तो कितना बचा, पहले वाले के अंदर √3 और फिर माइनस का कितना, 1। क्यों, क्योंकि कॉमन लिया है इसके अंदर से, ए बी कॉमन लिया तो इस संख्या के अंदर, इस मान में ए बी का भाग दिया, √3 बचा, माइनस का माइनस, इस संख्या में कॉमन ए बी, कॉमन वाले ए बी का भाग दिया, तो ए बी बटा कॉमन वाला ए बी, तो कितनी बार भाग गया, समान संख्या में 1 बार। और बराबर कितना है अपना 1 किलोमीटर। तो ए बी बराबर 1 का 1 और ये गुणा में √3 माइनस है तो कहाँ जाएंगे, भाग के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, भाग के अंदर। तो ये लीजिए मैंने कहाँ लिख दिया, भाग में लिख दिया। हो गया इतना काम। फिर ए बी बराबर, हर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए तो आप इसका क्या करोगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे,
सॉरी हरों का क्या करेंगे, प्रीम्यकरण करेंगे। हर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए तो हरों का क्या करेंगे, प्रीम्यकरण करेंगे। मतलब नीचे कितना है, रूट 3 माइनस 1 और फिर गुणा। हरों का प्रीम्यकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, जो रूट वाला मान है उसको वैसे का वैसा, तो रूट 3 1, लेकिन बीच में नेगेटिव है तो अब इनके बीच में क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो। और नहीं जुड़ रहे हैं तो किसके अंदर लिख दिए, कोष्टक के अंदर। फिर देखो अपना कितना बना, कितना बनेगा, ए बी का मैंने ए बी लिखा बराबर 1 को रूट 3 प्लस 1 से गुणा करवाया तो कितना आ गया, 1 किलोमीटर को किससे गुणा करवाना है, रूट 3 प्लस 1 से गुणा करवाना है। और किलोमीटर को अपने मीटर में बदल के लिख दे, क्योंकि आप 1 से गुणा करवाओगे तो सीधा कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे, फिर किलोमीटर को भूल जाओगे। इसलिए मैंने किलोमीटर की जगह कितना लिख दिया, 1000 मीटर। नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की स्क्वायर यानी रूट 3 की स्क्वायर, तो रूट 3 की स्क्वायर होती है रूट 3 गुणा रूट 3 यानी रूट के 9 और उसका मान कितना 3, माइनस बी की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर, और 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, 3 में से अपना 1 गया तो कितना बचा 2। अब 2 को आप किसके अंदर भाग दोगे, 1000 के अंदर, तो कितना बनेगा 500 मीटर। और उस 500 का गुणा करवाना आपको रूट 3 प्लस 1 से। रूट 3 प्लस 1 मतलब 1.732 प्लस 1 यानी 2.732 हो गए, और 2.732 का गुणा कराओगे आप 500 के साथ तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा, मीटर के अंदर। यानी आपको अब ऐसा लग रहा है कि जब अपने ए बी का मान ज्ञात कर रहे हैं तो अपनी जो गणना है वो बड़ी हो रही है। तो मैंने आपको पीछे वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको एक बताया था कि जो आपको मान ज्ञात करना है उसको आप ज्ञात कर रहे हो तो आपकी गणना यदि बड़ी हो रही है तो अपने दूसरे जो मान नहीं ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात करके देख लेते हैं। यदि वो अपने सरल तरीके से आ जाता है तो उस तरीके से करके देख लेंगे। देखो उससे देखें अपने गणना सरल हो रही है कि नहीं हो रही। कितना थी याद आपकी समीकरण नंबर 1 ये थी, ए बी बराबर कितना x, ए बी बराबर x था। दूसरी समीकरण आपकी क्या थी, दूसरी समीकरण आपकी थी कि जो ए बी रूट 3 और बराबर कितना था, ए बी प्लस 1 था। कैसे था, दूसरी समीकरण आपकी बनी थी इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपने लंब ज्ञात करना लिया था ए बी, और दिया हुआ आपने माना था आधार ए डी, और ए डी की जगह आपने क्या लिखा था कि ए डी कब बनती है, जब ए सी में क्या जोड़ते हो, सी डी। सी डी का मान 1 दिया हुआ था, ए सी को मैंने कितना माना था, x माना था। कितना माना था, x, तो उसका मान बना था आपके पास x प्लस 1 और बराबर था आपका लंब बाई आधार यानी टेन थीटा। तो आपने हल किया था, आपका बना था 1/√3। फिर आपने वज्र गुणा करवाया था, तब आपका मान कितना बना था, तब आपका मान बना था ए बी रूट 3 और बराबर कितना, ए बी रूट 3 और बराबर था आपका x प्लस 1। यही तो था ए बी। जब मैंने x को हटाया कि x मेरे को ज्ञात नहीं करना है तो अपनी गणना थोड़ी बड़ी हो रही थी। अब अपने देखते हैं x का मान ज्ञात करके देखते हैं कि अपना मान सरल तरीके से प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी गणना सरल हो रही है या फिर नहीं। तो ए बी को मैं हटा देता हूं, किसको हटा देता हूं, ए बी को। गणना इसी के अंदर, क्योंकि दोनों के मान बराबर है ना, तो आप समझ जाना कि चाहे आप ए बी का मान ज्ञात करो या फिर एक्स का मान ज्ञात करो, दोनों के अंदर गणना एक जैसी होगी, सरल है। ए बी के लिए सरल थी तो एक्स के लिए भी सरल होगी, ए बी के लिए कठिन थी तो एक्स के लिए भी कठिन होगी। देख लो कैसे आ रहा है, वैसे ही होगा। इस ए बी की जगह आप x लिख दोगे तो कितना बनेगा, x रूट 3, फिर प्लस x को ले आओगे तो क्या होगा माइनस x। ये भी इसके अंदर था ए बी रूट 3 माइनस ए बी, और इसके अंदर भी क्या हो रहा है x रूट 3 माइनस x। तो इससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, आपको यहीं से समझ जाना है कि दोनों की वैल्यू बराबर है। मतलब ए बी के लिए अगर गणना हार्ड है तो x के लिए भी क्या है, हार्ड होगी। अगर अलग अलग मान है ना, ए बी और x बराबर नहीं है, दो मान आपस में, दो मान जैसे अपने दोनों के मान ज्ञात करें, यहाँ पे ऐसे होता है ए बी बराबर x रूट 3, तो इसका मतलब हो गया ए बी और x बराबर नहीं है, ए बी और x रूट 3 बराबर हैं। तब हो सकता था कि उनमें से एक की गणना क्या हो, सरल। तो अपने इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, कॉमन ही तो लिया है, कॉमन ले लिया। कॉमन के अंदर बना था अपना ए बी और गुणा में आया था रूट 3 माइनस 1, उसको अपने क्या किया, पक्षांतन किया, तो भाग के अंदर आ गया रूट 3 माइनस 1। हर के अंदर अपने रूट रख नहीं सकते तो अपने उसका क्या कर दिया, हरों का प्रीम्यकरण किया, तो आपका बना रूट 3 प्लस 1 और 1 किलोमीटर था तो उसकी जगह लिख दिया मैंने 1000 मीटर, ताकि आप 1 से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सीधा हटा दोगे उसको और फिर किलोमीटर को भूल जाएंगे कि मान किलोमीटर में था या फिर नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर में बदल के रख दिया। अगर आप 1 रखना चाहते हो साथ में नाम लिखते जाओ किलोमीटर, ठीक है। तो अब कितना बनेगा, यहाँ पे 2 से मैंने भाग दे दिया, कितनी बार गया, 500 बार। यहाँ पे कितना, रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 3 का मान 1.732, 1 का 1 तो कितना बन गया 2.732 गुणा कितना 500, गुणा में कितना 500। तो बताओ गुणा करवा दें तो अंतिम में 2 शून्य के 2 शून्य, अंतिम में 2 शून्य के क्या आ गए 2 शून्य, 5 का गुणा करवाना है 27 32 के साथ। किसके साथ है, 27 32 के साथ गुणा करवाना है। तो 5 को 2 से करवाया तो 10, कितना बचा 1, 5 को 3 से गुणा कराया 15 और 1 बचा 16, कितने हो गए, अब कितने बचे आपके पास, 1 बचा है।
5 को 7 से गुणा करवाते हैं तो आते हैं 35 और एक अपने पास पहले था कितना हो गया 36। अब कितने 3 बच गए तो 5 को 2 से गुणा करें 10 और 3 बच गए कितने हो गए 13। कितने 13। कितने देखो 5 को मैंने 2 से गुणा करवाया 10, आपके पास बचे 1, 5 को 3 से करवाया 15, 1 16, फिर 5 को 7 से 35 और एक क्या हो गया 36। कितने बचे 3, 5 को 2 से करवाया 10 और 3 कितने हो गए 13 हो गए। कितने को बाद दशमलव लगाना है 1 2 3 तो 1 2 3 तो क्या आ गया 1366 और मान किस में है मीटर में। किस में मीटर में। लेकिन अपने मान किस में दिया हुआ था इस दूरी का किलोमीटर में दिया हुआ था तो पर्वत की ऊंचाई भी अपने किस में ज्ञात कर दें किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो सदैव भाग होगा किसका जितने का उनमें संबंध होता है। किलोमीटर मीटर में कितने का संबंध होता है 1000 का। तो जैसे ही मैंने देखो फिर मैंने क्या किया इस मीटर को मैं किलोमीटर में बदल देता हूं तो 1366 और किलोमीटर इस मीटर को किलोमीटर में बदल रहा हूं, छोटी इकाई को बड़ी में बदलेंगे तो सदैव क्या होगा भाग कितने का जितने का उनमें संबंध है। तो किलोमीटर मीटर में कितने का संबंध है 1000 का। 1000 का भाग देते ही किस में बदल गया किलोमीटर में। या फिर आप इसके जगह 1000 नहीं लिख के सीधा मान इसका किसके अंदर रखोगे किलोमीटर के अंदर ही रखोगे। तो नीचे 3 शून्य है तो ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 1366 में दशमलव कहाँ है अपने यहीं तो अंतिम में क्यों 5 को कितना लिख सकते हैं 5.0 तो 1366 है मतलब 1366.0। इस दशमलव को 3 अंक अपने बाईं तरफ ले जाना है तो 1 2 3 कितना बन गया 1.366 किलोमीटर। या फिर कितना लिख सकते हो 1.3 अपने दशमलव का तीसरा अक्षर 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाला 1 अधिक यानी कितना होगा 3 7 किलोमीटर। किसका मान है AB का। तो क्या लिखोगे अतः पर्वत की ऊंचाई कितनी आई 1.37 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आप क्या रखना चाहते हैं मीटर में नहीं बदला तब आपका मान बनता √3 + 1 का तो हो जाता 2.732 और गुणा में क्या था 1 किलोमीटर था और भाग के अंदर कितना आता 2 ही आता। कितना था 2 यानी यहाँ 1 किलोमीटर था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया था 1000 मीटर लिख दिया था। अब नहीं लिखा यानी गुणा 1 था तो 1 से गुणा करा कोई फर्क नहीं पड़ा। मान किसके अंदर था किलोमीटर में तो भाग दे दो आप सीधा कर सकते हो। यहाँ पे कितना 2 के अंदर 2 का भाग 1.7 के अंदर कितनी बार 3 बार कितना बचा 1 हो गए 13 के अंदर कितनी बार 6 बार 2 × 6 12 कितना बचा शेषफल 1 क्या गया आपने लिखा 2 कितने हो गए 12 के अंदर कितनी बार गया 2 बार। देख लो सीधा आ रहा है 1.366 किलोमीटर। मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे 1 गुणा में था 1 किलोमीटर, आपने इसको 1 से गुणा करवा दिया तो आप लिखते √3 + 1/2 और फिर हल करते तो आपका मान आता कितना ये आ गया जैसे 1.366। तो आप क्या करते किलोमीटर को फिर भूल जाते सीधा क्या लिख देते मीटर। तो पर्वत की ऊंचाई इतनी थी क्या 1.366 मीटर 1.366 मीटर यानी 1.5 मीटर से ही कम। मतलब अपने जो औसतन ऊंचाई होती है व्यक्ति की उससे ही कम ऊंचाई पर्वत की। तो हो सकता है कि ऐसा यानी आप मात्रक वहां पे क्या लगा देते फिर गलत लगा देते। क्या लगा देते गलत। इसलिए मैंने यहाँ पे किसको बदला है मीटर के अंदर। अगर आपके याद रहे आप नहीं लिखना चाहते जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे 1 किलोमीटर का मैंने 1 किलोमीटर लिखा 1 को गुणा करवाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया √3 + 1/2 और √3 + 1/2 तो मैंने 1 किलोमीटर को बदला नहीं है। तब आपको ध्यान में रखना है साथ में नाम क्या रखोगे वहां पे किलोमीटर रखोगे। जैसे यहाँ पे लिखा था ना यहाँ पे लिखा था मैंने कितना कि √3 + 1 और गुणा में था 1 किलोमीटर था कि नहीं था और भाग के अंदर कितना आया था 2। तो 1 से गुणा करवाया कोई फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ेगा। कितना आ गया √3 + 1 और बट्टे में कितना 2। अब इस किलोमीटर को आपको साथ में रखना है नहीं आप मात्र क्या करोगे गलत करोगे। तो इससे भी अपना 1.37 किलोमीटर आया और इससे भी आपका कितना आएगा 1.37 किलोमीटर। तो पर्वत की ऊंचाई कितनी 1.37 किलोमीटर या फिर आप कह सकते हो 1366 मीटर। ठीक है अगर मीटर में बदल कर करते हो तो किलोमीटर में करो तो आपको किलोमीटर नाम साथ में रखना है ताकि अपनी मात्रक में कोई गलती न हो। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।